तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, जन्मदिन बच्चों का मनाते हैं, बुढ़ों की बरसी मनाई जाती है। आज कन्हैया लाल जी की आंख जल्दी खुल गई। पत्नी के जाने के बाद शायद यह पहला अवसर है जब उनका मन इतना प्रसन्न है। हो भी क्यों ना, यह दिन उनके जीवन का सबसे खास दिन है। आज जन्माष्टमी है और उनका जन्मदिन भी। जब वह छोटे थे तो माँ कितने उत्साह के साथ यह दिन मनाती थी। जन्माष्टमी पर जन्म होने के कारण ही उनका नाम माँ ने प्यार से कन्हैया रखा और फिर उनके लिए राधिका जैसी सुंदर और सुशील पत्नी भी लाई। राधिका खुद तो इस दिन उपवास रखती, पर उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती। त्योहार की खुशियाँ दोगुनी हो जाती। वह कितना नाराज होते थे राधिका से, यह क्या बात हुई, मेरे लिए तुमने इतना सब कुछ बना दिया और खुद इसमें से चख भी नहीं सकती। तब वह हंसते हुए कहती, मुझे मेरे दोनों कन्हैयाओं को मनाना है। राधिका श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और उस पर भगवान की कृपा भी बहुत थी। चांद और सूरज जैसे बच्चे दिए, उनके जैसा चाहने वाला पति, आज्ञाकारी और संस्कारी बहू मिली और एक दिन भगवान का नाम जपते जपते वह हंसी खुशी इस दुनिया से विदा भी हो गई। जैसा उसकी इच्छा थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। वह सुहागन के रूप में इस संसार से विदा हुई। कन्हैया लाल जी को पत्नी की याद तो बहुत आती है, पर जीवन मरण पर किसका वश है। आज अगर राधिका होती तो सबसे पहले आकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती और फिर दोपहर तक रसोई से बाहर नहीं निकलती। सारा घर उसके हाथों के बनाए हुए व्यंजनों से महक उठता। पत्नी को याद करते करते कुछ आंसू उनकी आंखों से निकल आए। उन्होंने खुद को धीरज बंधाई। राधिका नहीं है तो क्या हुआ, बच्चे तो हैं। हर साल की तरह कुछ देर बाद ही बेटा बहू उनका आशीर्वाद लेने आते ही होंगे। अगर उन्हें इस तरह उदास देखा तो वह भी दुखी हो जाएंगे। और अब बच्चों की खुशियों से बढ़कर उनके लिए क्या है, सोचकर वह मन ही मन मुस्कुराने लगे। आज वह पूरे 75 वर्ष के हो गए। बिस्तर पर लेटे लेटे वह अपने जीवन का विश्लेषण करने लगे। कहाँ उनसे गलतियाँ हुई, कहाँ सफल हुए, कौन सी इच्छाएं अधूरी रही और कौन से सपने पूरे करने में वह कामयाब हुए। कुछ देर बाद रसोई से आती हुई आवाज़ों को सुनकर वह समझ गए कि बहू उठ चुकी है। वह भी उठ गए और नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर बेटे बहू का इंतजार करने लगे। उन्होंने अपना लिफाफा भी तैयार कर लिया था। जब नन्हा सा विपुल माता पिता के साथ उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेगा तो वह उसे यह लिफाफा दे देंगे। दादा हैं, पोते को कुछ उपहार तो देना ही चाहिए। पर काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी कोई उनके कमरे में नहीं आया तो वह खुद ही बाहर पहुँचे। बेटा विनोद रसोई में खड़ा पत्नी से कह रहा था, निशा, क्या पिताजी को इस बारे में पता है? मेरा मतलब है आज उनका जन्मदिन है। जब तक माँ जिंदा थी यह दिन हमारे घर में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता था। ज़्यादा नहीं तो कुछ पकवान तो तुम भी बना लो, पिताजी को अच्छा लगेगा। वैसे भी जब से माँ गई हैं वह बहुत अकेले हो गए हैं। बहू का तीखा स्वर उनके कान में पड़ा। इस उम्र में यह नाटक अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी माँ ने तो इन्हें सर चढ़ा रखा था। मेरे बस का यह तामझाम नहीं। जन्मदिन बच्चों के मनाए जाते हैं, बुढ़ों की बरसी मनाते हैं। जब मर जाएंगे तो मना लूँगी बरसी। विनोद, थोड़ा धीरे बोलो, कहीं पिताजी सुन ना ले। निशा बोली, सुन ले तो अच्छा ही है। इतने सालों से मुझे बहुत परेशान करके रखा था तुम्हारी माँ ने। खुद तो सारा दिन रसोई में रहती, मुझे भी अपने साथ लगाए रखती। पर अब मैं यह सब तमाशा और नहीं करूँगी। चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा, मैं उनके लिए कुछ नहीं करने वाली। मुंह में चबाने के लिए दांत नहीं, पर खाने के लिए पकवान चाहिए। तुम्हारी माँ खुद तो चटोरी थी, इन्हें भी अपने जैसा बना कर रखा है। कान खोलकर सुन लो, दोबारा नहीं बोलूँगी। जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। जन्माष्टमी तो इस बार मैं अपने घर पर मना कर रहूँगी। विनोद बोला, ठीक है, कुछ मत बनाओ, पर कम से कम
आज घर पर तो रहो। इस तरह पिताजी को आज के दिन अकेला छोड़ना सही नहीं लग रहा। बहू बोली, रात को ही हमारी इस बारे में बात हो चुकी है, अब मुझे कोई बहस नहीं करनी। जाओ और नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैंने नाश्ता बना लिया है। विनोद बोला, और पिताजी का खाना, क्या आज वह अपने जन्मदिन पर भूखे रहेंगे? निशा बोली, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनका नाश्ता और खाना बनाकर रख दिया है। विनोद बोला, पर रात का खाना? उसकी भी तैयारी कर दी है, खिचड़ी बना दी है मैंने, अब गरम करके तो खा ही सकते हैं। देख रही हूँ तुम कुछ ज़्यादा ही श्रवण कुमार बन रहे हो, पर तुम्हारे श्रवण कुमार होने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे पिताजी भी तो लायक होने चाहिए, उन्हें तो तुम पर ज़रा भी विश्वास नहीं, तभी तो आज तक यह मकान भी तुम्हारे नाम नहीं करवाया। क्या पता कब उनका बुलावा आ जाए, वह तो चले जाएंगे और हमारी जान को आफत छोड़ जाएंगे। तुम्हारी लालची बहन को क्या मैं जानती नहीं, वह तो इसी फिराक में है, कब यह बुढ़ा मरे और कब वह अपना हिस्सा ले। पर इनकी बुद्धि में बात नहीं आती, इतना ही बेटी से प्यार है तो कुछ दिन उसके पास जाकर रहें, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। यहाँ इन्हें समय पर खाना तो मिल जाता है, वहाँ तो खाना भी नसीब नहीं होगा। क्या तुम जानते नहीं अपने सास ससुर का उसने क्या हाल बनाया हुआ है? बस और कुछ सुनने को नहीं बचा था। कन्हैया लाल जी चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गए। कुछ ही दिनों पहले बेटे बहू ने उनसे कहा था कि यह मकान अब विनोद के नाम करवा दीजिए, पर उन्होंने इस बात को हंसी में टाल दिया और उस दिन से ही बहू का व्यवहार बहुत रूखा हो गया है उनके प्रति। उन्हें लगा था शायद आज के दिन यह कड़वाहट खत्म हो जाएगी, पर पता नहीं था लालच रूपी यह विष उनके रिश्तों में घुल चुका है। बहू सच कह रही है, यही हाल उनकी बेटी का भी है। वह भी चाहती है पिताजी यह मकान उसके नाम कर दे, और जब उन्होंने मना किया तो उनसे बात करनी भी बंद कर दी। उसके सास ससुर यह गलती कर चुके हैं और सच में उनकी दशा दयनीय हो चुकी है। कभी कभी जब वह उनसे बात करते हैं तो उनकी परेशानियां सुनकर बहुत शर्मिंदा होते हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था उनकी बेटी ऐसी हो सकती है। उन्होंने समझाने की भी बहुत कोशिश की, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा उन्हें सुना दिया, आपको मेरे घर में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी फिक्र करें। कुछ देर बाद विनोद उनके कमरे में आया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की पर असफल रहे। बेटा बोला, पिताजी आज कुछ ज़रूरी काम आ गया है, हमें निशा के घर जाना होगा, सुबह तक लौट आएंगे। आपका खाना बनाकर रख दिया है, घर का और अपना ध्यान रखिएगा, कुछ ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर लेना। तभी बहू चाय लेकर आई और उनके पैर छूकर जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही साथ बोली, क्या करूं पिताजी, जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आज के दिन जाने की इच्छा तो नहीं थी, पर आप तो समझते हैं। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ बहू, मैं सब समझता हूँ। उन्होंने पूछा, विपुल कहाँ है? निशा बोली, वह अभी सो रहा है। कन्हैया लाल जी के दो पोते हैं, बड़ा आशुतोष और छोटा विपुल। आशुतोष हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है और उसके वर्षों बाद जब विपुल का जन्म हुआ तो घर एक नई ऊर्जा से भर गया। 5 वर्ष का विपुल दादा का सबसे बड़ा सहारा और सबसे अच्छा मित्र है। उसने तो कल दादा के जन्मदिन की ना जाने कितनी तैयारियां कर ली थी। उनके लिए कार्ड भी बनाया था जिसे वह आज देने वाला था। कल वह कितने खुश थे। उन्होंने विनोद से कहा, बेटा विपुल को यहीं छोड़ जाओ, मैं उसे संभाल लूँगा। निशा बोली, नहीं पिताजी, आप उसे नहीं संभाल पाएंगे और वह आपको परेशान कर देगा। आप चाय पीजिए, हम निकल रहे हैं। और बेटा बहू चले गए। उन्हें पता है जब विपुल जागेगा तो बहुत रोएगा उनके लिए। उन्होंने चाय की एक घूंट भरी। पता नहीं चाय कब की बनी थी, उसमें खट्टापन उतर आया था जिसे पीकर उनका मन भी खट्टा हो गया। उन्होंने चाय वापस रख दी और रसोई में चले आए। सोचा कुछ फल खा लेता हूँ, पर यह क्या, जो फ्रिज कल फल और सब्जियों से भरा हुआ था आज उसमें केवल खिचड़ी थी। बहू सारा सामान अपने साथ ही ले गई थी। खिचड़ी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी और चाय बनानी नहीं आती थी। तभी गली में सब्जी वाले की आवाज़ सुनाई दी। वह बाहर निकले। उसके पास कुछ
फल भी थे। उन्होंने कुछ फल लिए और उन्हें खाकर अपना पेट भरा, पर आज उनका मन बहुत दुखी था। बार बार राधिका याद आ जाती। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा और कुछ देर बाद घर पर ताला लगाकर निकल पड़े। कुछ घंटों बाद वह एक घर के सामने खड़े थे। उन्होंने घंटी बजाई तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। यह उनकी बेटी के ससुर थे। उन्हें इस तरह आया देखकर बहुत खुश हुए, साथ ही साथ जन्मदिन की बधाई भी दी। बेटी शायद अभी तक सो रही थी। उसकी सास ने उनके लिए चाय नाश्ता बनाया, साथ ही साथ उनके लिए हलवा खीर पूरी भी बनाने लगी। तीनों बुजुर्ग आपस में मिलकर बहुत खुश थे। पर जब सारा खाना तैयार हो गया तो सास ने जाकर बहू को जगाया और बताया कि उसके पिताजी आए हैं। बेटी यह सुनकर ज़रा भी खुश नहीं हुई। उल्टा रसोई में जब उसने यह सब खाना देखा तो नाराज़ हो गई और सास से बोली, आप लोगों को तो बहाना चाहिए पैसा बर्बाद करने का। इतना सब कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी? यह सारी चीज़ें मुफ्त में नहीं आती, पैसे लगते हैं। और पिताजी आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? क्या आपका घर नहीं है? अपने बेटे बहू के साथ मनाते अपना जन्मदिन। कन्हैयालाल जी मुस्कुराए और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा बेटी, खुशियाँ तो अपनों के साथ मनाई जाती हैं और अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। शाम को जब वह लौटने लगे तो बेटी के सास ससुर भी अपना बैग लेकर तैयार खड़े थे। तो वह बोली, आप लोग कहाँ चल दिए यह सारा सामान लेकर? कन्हैयालाल जी बोले, यह मेरे साथ जा रहे हैं, ऐसे घर में जहाँ इनकी इज्जत होगी और जो इनका अपना है। विनोद, जो सुबह लौटने वाला था, 2 दिन बाद वापस आया। उसने देखा घर के ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है सम्मान सदन। अंदर आकर देखा तो घर में 3-4 बुजुर्ग दिखाई दिए। बेटा बहू सीधा उनके पास पहुँचे और बोले, पिताजी यह सब लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? कन्हैयालाल जी बोले, आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतज़ार था। बहू जाकर देख लो, तुम्हारा सारा सामान तुम्हारे कमरे में रखा है। जब तुम इस घर में आई थी तो मैं तुम्हें केवल 2 जोड़ी कपड़ों में तुम्हारे पिता के घर से विदा करके लाया था, और आज जब तुम इस घर से जाओगी तो तुम्हारे पास एक कमरा भरकर सामान है। बेटा विनोद, मैंने फैसला कर लिया है, यह घर अब से बेसहारा बुजुर्गों का सहारा बनेगा। ना मैं यह तुम्हें दूंगा और ना ही तुम्हारी बहन को। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो और जाना चाहो तो जा सकते हो। जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। और हाँ बहू, अगर यहाँ रहोगी तो महीने में ना जाने अब कितने बुढ़ों का जन्मदिन मनाने होंगे, पर तुम ठहरी बरसी मनाने वाली, इसीलिए अच्छा होगा अपना नया ठिकाना जल्दी खोज लो। विनोद और निशा ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, माफ़ी भी मांगी, पर अब कन्हैयालाल जी फैसला कर चुके थे और उन्होंने अपने घर के दरवाजे उन सभी बेसहारा बुजुर्गों के लिए खोल दिए जिन्हें अपने ही घरों में अपमानित किया जाता है और बेकार की वस्तु समझकर बात बात पर तिरस्कृत किया जाता है। विनोद पत्नी और बच्चों सहित कुछ दिनों में घर छोड़कर चला गया, पर हर रोज़ पिताजी से मिलने आता रहा, क्योंकि अगर उनकी जगह वह होता तो शायद वह भी यही करता। और कौन जाने, उसके भी 2 बेटे हैं, कल को उसे भी यहीं आकर रहना पड़े। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।